नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विकास कुमार आपके सामने लेकर आया हूं 66 बीपीएससी मेंस की पूरी तैयारी, वह भी बिल्कुल घर बैठे। जी हां दोस्तों, जो लोग हमारे टीएससी से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और या फिर हमें कॉल करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारा सेशन चलाया जा रहा है, जो लेक्चर करवाया जा रहा है, वह आपको छोटे छोटे शब्दों को लेकर के बेसिक क्लासेस करवाए जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हम ये छोटे छोटे शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे, फिर हम नए टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक आपको डिस्कस करवाया जाएगा और उन टॉपिक से आपको प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यह ज़रूरी है कि आप पहले छोटे छोटे शब्द जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर आंसर राइटिंग में करते हैं, जो हमेशा बार बार हमें प्रश्नों में दिखाई देते हैं, और गलती यह होता है कि हम उन शब्दों का सही अर्थ नहीं जान पाते हैं, जिसके चलते जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम शब्दों का चयन सटीक रूप से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनकी जानकारी दे दूं, उनकी बेसिक स्टेप बता दूं, फिर हम धीरे धीरे टॉपिक की ओर आएंगे और टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 शब्द को देखा था, नागरिक, प्रजा और लोकतंत्र, और इन शब्द से संबंधित आप लोगों को 4 प्रश्न लिखने के लिए भी दिया गया था। और मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लिया और कई सारे लोगों ने आंसर लिखने का प्रयास किया और अपना आंसर शीट मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजा। मैं उनका व्हाट्सएप नंबर पे आंसर शीट पुनः सेंड कर दिया हूं और उनमें जो आवश्यक सुधार था वह भी मैंने कर दिया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लिया। और मैं सबको बोलता हूं कि कृपया सभी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लें, क्योंकि यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके अंदर एक कौशल विकास, एक आंसर राइटिंग स्किल उत्पन्न होती है और एक समझ उत्पन्न होती है। तो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज़रूर भाग लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राज्य और समाज। राज्य और समाज के शब्द के बारे में बताएंगे और फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, छोटे मोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रश्न बनते हैं, उनकी चर्चा भी आप लोगों को कराई जाएगी और प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपको उन प्रश्नों का जवाब मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। फिर मैं उन प्रश्नों को जांच करके उनमें आवश्यक सुधार करके, जहां पे त्रुटि है वहां पे सुधार करके आपको पुनः सेंड कर दिया करूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राज्य के बारे में और फिर जानेंगे समाज के बारे में। फिर देखेंगे कि राज्य और समाज में क्या बेसिक डिफरेंट है, कैसे एक समाज राज्य बन जाता है और कैसे एक राज्य समाज बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के बारे में। राज्य, तो दोस्तों यदि हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग यदि हम प्राचीन काल में बात करते हैं, राज्य शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में, राज्य शब्द का प्रयोग जो है प्राचीन काल में पोलिस के रूप में किया जाता था या फिर सेविटोस के रूप में किया जाता था। प्राचीन काल में राज्य शब्द का प्रयोग जो है वह पोलिस या सेविटोस के नाम से किया जाता था, लेकिन आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के महान विद्वान मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंस में किया गया। तो यहाँ से आपको 2 बात को ध्यान रखना है कि राज्य शब्द का प्रयोग जो है वह प्राचीन काल में पोलिस
या सेविटोस के नाम से किया जाता था, जिसका अर्थ होता था नगर राज्य। लेकिन आधुनिक काल में यदि राज शब्द की उत्पत्ति को कहा जाए तो राज शब्द का प्रयोग जो है वह इटली के विद्वान मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंस में किया गया था। यानी मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में सर्वप्रथम राज शब्द का प्रयोग किया था। तत्पश्चात 16वीं शताब्दी के आते आते इंग्लैंड में यह शब्द काफ़ी अधिक प्रचलित हो गया। 16वीं शताब्दी के आते आते इंग्लैंड में राज्य शब्द यानी स्टेट शब्द जो है वह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया और धीरे धीरे यह शब्द कई अन्य देशों में भी प्रचलित होने लगा और राज्य शब्द की इस तरीके से एक देश से दूसरे देश में उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं राज शब्द की उत्पत्ति। तो राज शब्द की उत्पत्ति को यदि हम बात करेंगे तो राज शब्द का हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश शब्द जो होता है वह स्टेट होता है। राज्य का जो इंग्लिश शब्द है वह स्टेट होता है और यह स्टेट जो है, यह स्टेट जो बना है वह स्टेटस से बना है। ठीक है, राज्य शब्द का इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है? स्टेट होता है और यह जो स्टेट बना है वह लैटिन शब्द स्टेटस से बना है, जिसका कि अर्थ होता है स्तर। हम सभी जानते हैं कि स्टेटस का हिंदी क्या होता है? स्तर। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण स्टेट है, यानी अंग्रेजी शब्द जो है स्टेट है और यह जो स्टेट शब्द है वह लैटिन शब्द स्टेट से लिया गया है, स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्तर। यानी कि शाब्दिक शब्द के अनुसार यदि हम राज्य को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसका स्तर अन्य संगठनों से ऊंचा होता है। यदि शाब्दिक शब्द के अनुसार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम शाब्दिक शब्द का प्रयोग किए हैं, मतलब ये जो स्टेट शब्द का यूज किया गया है जिसका अर्थ होता है स्टेटस और उसे हम स्तर के रूप में जानते हैं, स्तर। तो इसका शाब्दिक शब्द के अनुसार यदि हम राज्य की परिभाषा देते हैं तो लिख सकते हैं कि शाब्दिक शब्द के अनुसार राज्य एक ऐसा संगठन है जो अन्य संगठनों से ऊंचा स्तर का होता है। या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसका स्तर अन्य संगठनों से ऊंचा होता है, वे राज्य कहलाते हैं। यह शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम राज्य की परिभाषा इस अनुसार से दे सकते हैं। लेकिन राज्य की कोई सामान्य परिभाषा या कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। राज्य की विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन उन सभी विद्वानों में, उन सभी विचारकों में राज्य की जो सबसे उत्कृष्ट परिभाषा मानी गई है वे विद्वान हैं गॉर्नर। गॉर्नर ने सबसे उत्कृष्ट राज्य की परिभाषा दी है। गॉर्नर ने राज्य की सबसे उत्कृष्ट परिभाषा प्रस्तुत किया है। गॉर्नर ने राज्य
की सबसे उत्कृष्ट परिभाषा प्रस्तुत किया है और उन्होंने यह कहा है कि राज्य वे कहलाएंगे, राज्य वे कहलाएंगे जिनकी स्वयं की संप्रभुता हो। राज्य वे होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की संप्रभुता हो, प्लस जनसंख्या हो, प्लस भूभाग हो, प्लस सरकार या सरकारी तंत्र हो, तब वे राज्य कहलाएंगे। यानी कि प्रोफेसर गार्नर ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार से दिया है कि राज्य वे कहलाते हैं जिनकी स्वयं की संप्रभुता हो, स्वयं की एक जनसंख्या हो, स्वयं का एक भूभाग हो और स्वयं की एक सरकार हो, तो वे राज्य कहलाएंगे। यानी कि गार्नर के अनुसार एक भूक्षेत्र को या किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला संप्रभुता, दूसरा जनसंख्या, तीसरा भूभाग, चौथा सरकार या सरकारी तंत्र। यदि इन चारों तत्व शामिल हैं तो वे राज्य कहलाएंगे, अन्यथा वे राज्य नहीं कहलाएंगे। काफ़ी उत्कृष्ट परिभाषा इन्होंने दिया है और इनका परिभाषा अब तक के सबसे उत्कृष्ट परिभाषा माना गया है राज्य के संदर्भ में। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ यहाँ पे सामान्य रूप से यह किया गया है कि संप्रभुता यानी कि सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता कहने का मतलब है कि यानी कानून के निर्माण में किसी का नियंत्रण ना होना। जब कोई भी देश कानून का निर्माण करता है और उसके कानून के निर्माण में किसी भी देश कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो वह देश अपने आप में संप्रभु कहलाता है। यानी कि वह देश अपना शासन स्वयं के बनाए गए कानून से चला रहा है, यानी कि वह संप्रभु है, वह दूसरे देश पे आश्रित नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि संप्रभुता यानी इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी कि कानून के निर्माण में सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी अन्य की आवश्यकता ना होना, या कोई भी देश इसके निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो वह संप्रभुता कहलाता है, यानी कि संप्रभु कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम तो कहा जाता है कि भारत एक संप्रभु देश है। कई सारे आर्टिकल, कई सारे न्यूज़पेपर में यह लिखा होता है कि भारत एक संप्रभु देश है। इसके पीछे का तथ्य क्या है कि भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत के द्वारा जब कानून का निर्माण किया जाता है तो कानून के निर्माण में किसी अन्य देश का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाता, यानी कोई हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत अपने देश को स्वयं के द्वारा बनाए गए कानून से चलाता है। इस पे किसी भी देश का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं होता है, और ना ही कोई देश जो है इसके बनाए गए कानून का विरोध कर सकता है या फिर इसके कानून के निर्माण में बाधा डाल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है। दूसरी बात करते हैं हम जनसंख्या की। राज्य के होने के लिए दूसरी आवश्यक शर्त क्या है? तो जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या जब तक नहीं होंगे वह राज्य नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा एक राज्य नहीं है। क्यों राज्य नहीं है? क्योंकि चंद्रमा पे जनसंख्या नहीं है, चंद्रमा पे लोग निवास नहीं कर सकते हैं, इसलिए चंद्रमा को राज्य नहीं कह सकते। दूसरा बात, यदि हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका
का पूरा क्षेत्र जो है वह बर्फ से ढका हुआ रहता है, परिणाम स्वरूप वहाँ कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो इसलिए हम अंटार्कटिका को राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से यदि हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड द्वीप, तो ग्रीनलैंड द्वीप में जनसंख्या निवास करती है, वह द्वीप है, टापू है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या है। तो इस तरीके से ग्रीनलैंड हमारा राज्य हो सकता है। तीसरा जो राज्य के लिए आवश्यक शर्त है वह है भूभाग, कि एक भूभाग भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो जनसंख्या है यह हवा में तो नहीं रहेगी, हवा में तो निवास नहीं करेगी। तो इस जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए, एक भूभाग चाहिए। यानी कि राज्य का तीसरा जो आवश्यक शर्त है वह है कि एक भूभाग होना चाहिए। चौथा है कि एक सरकार और सरकारी तंत्र होना चाहिए, यानी कि इस राज्य को चलाने के लिए, इस राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य में एक सरकार होनी चाहिए या सरकारी तंत्र होने चाहिए। तो इन सारे तत्वों का समाहित जब हो जाएगा तो वह राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने राज्य के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि समाज के बारे में, कि समाज क्या होता है, और फिर हम दोनों के डिफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, समाज, समाज की यदि हम बात करते हैं तो समाज, सोसाइटी, ठीक है, समाज की बात हम जब करेंगे तो इसका सामान्य परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के मिलने से समाज का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति के मिलने से समाज का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि समाज और राज्य में डिफरेंट क्या है, समाज और राज्य में डिफरेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है, और जब राज्य है तो इसके अंदर क्या होगा, जनसंख्या होगी, इसके अंदर जनसंख्या होगी। तो जब ये राज्य है, इसके अंदर भूभाग भी है, संप्रभुता भी है, जनसंख्या भी है और सरकारी तंत्र भी है। अब इस राज्य के अंदर जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाता है और एक समाज बना लेता है, इस राज्य के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल गया और क्या किया, एक अपना समाज बना लिया। अब यहाँ से देखिए कि राज्य और समाज में फ़र्क क्या है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति अपना एक अलग समाज बना लेता है और नाम रख देता है एक्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स नाम रख दिया। अब देखिए ये समाज के पास क्या क्या है, तो ये समाज के पास सबसे पहले क्या है, तो एक भूभाग है, समाज के पास एक भूभाग है, क्योंकि राज्य का एक छोटा सा भूभाग यह क्या किया है, अपने अधीन कर लिया है अपने समाज के लिए। तो समाज में सबसे पहले क्या है, तो राज्य का एक छोटा सा भूभाग है, तो समाज में क्या हो गया, भूभाग हो गया, प्लस इसमें समाज में कुछ लोग शामिल हैं, तो यानी कि भूभाग है और समाज में क्या है, जनसंख्या भी है। ठीक है, जनसंख्या भी है। अब यह समाज जो है, इसके अंदर जो व्यक्ति हैं उसे चलाने के लिए, अपने सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए क्या करेगा,
कुछ सामाजिक नियम बनाएंगे, कुछ रीति रिवाज बनाएंगे, कुछ परंपराएं बनाएंगे, कुछ मूल्य बनाएंगे, कुछ एथिक्स बनाएंगे, जिससे कि इनका समाज का जो सामाजिक व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चल सके। यानी कि इनके लिए क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था भी होगा, जिसे कि हम सामाजिक तंत्र भी कर सकते हैं, होगा। अब समाज की बात अगर हम करते हैं तो अब देखिए, समाज ने मान लिया कि कोई समाज और राज में डिफरेंट क्या है, तो समाज और राज में सबसे बड़ी डिफरेंट ये है कि राज में संप्रभुता होती है। राज में क्या होती है, संप्रभुता होती है, लेकिन समाज में संप्रभुता नहीं होती है। राज में संप्रभुता होती है लेकिन समाज में संप्रभुता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप देखिए कि यदि ये समाज जो है कुछ ऐसे कानून बनाते हैं तो राज्य को यह अधिकार होता है कि समाज के द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर दिए, या फिर ये जो समाज के लोग हैं ये राज्य के द्वारा बनाए गए कानून से अनुशासित होंगे, ना कि समाज के द्वारा बनाए गए कानून से अनुशासित होंगे। तो समाज की यहाँ पे जो स्वयं की संप्रभुता है वह समाप्त हो गई है, यानी कि समाज में संप्रभुता है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समाज पर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून है, तो इसलिए समाज में संप्रभुता नहीं होती है, जबकि राज्य में संप्रभुता होती है। तो राज्य और समाज में सबसे पहला बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वह यह है कि राज्य में संप्रभुता होती है जबकि समाज में संप्रभुता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, जैसे हाल ही का जो मुद्दा हमारा था 3 तलाक का मुद्दा, मैंने कहा था कि आप लोग इसे करंट से जोड़ने का भी प्रयास करिए। जैसे हाल ही का जो हमारा एक मुद्दा था 3 तलाक मुद्दा था, यह एक सामाजिक मुद्दा था और मुस्लिम समाज के द्वारा यह व्यवस्था बनाया गया था। मुस्लिम समाज ने, अब जो कि कहिए मुस्लिम की दृष्टि समाज के दृष्टिकोण से देखिएगा तो मुस्लिमों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था लगाया था, वह था 3 तलाक। ठीक है, लेकिन हाल ही में आप देखें कि राज्य ने क्या किया कि 3 तलाक मुद्दा को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि राज्य के पास संप्रभुता है, राज्य के पास समाज के बनाए गए कानून को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि राज्य के पास संप्रभुता है लेकिन समाज के पास संप्रभुता नहीं है। इन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए 3 तलाक मुद्दा तो बना दिया लेकिन इस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाया। नियंत्रण किसके हाथ में था? राज्य के पास था। राज्य ने जब तक चाहा इस व्यवस्था को बनाए रखा, राज्य का जब मन हुआ इस व्यवस्था को हटा दिया गया। यानी कि राज्य के पास संप्रभुता है लेकिन समाज के पास संप्रभुता नहीं है। यदि समाज के पास संप्रभुता होती तो समाज अपने संप्रभुता के बल पे ये 3 तलाक जो सामाजिक व्यवस्था जो उन्होंने बना के रखा था यह समाप्त नहीं होने देती। तो इस एग्जाम्पल से हम यह समझ सकते हैं कि समाज की अपनी स्वयं की संप्रभुता नहीं होती है जबकि राज्य की अपनी स्वयं की एक संप्रभुता होती है। तो पहला डिफिनेशन यह हो गया हमारा कि समाज के पास भूभाग होती है, जनसंख्या होती है और सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ रीति रिवाज परंपराएं होते हैं, लेकिन समाज में जन संप्रभुता नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने राज्य और समाज के डिफरेंस को समझा। अब दूसरा जो बात है, अब प्रश्न यहाँ से यह उठता है, प्रश्न यहाँ से एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट का प्रश्न उठता है और सभी लोग को ये बात सोचनी चाहिए कि जब समाज में संप्रभुता नहीं है, यानी कि जब समाज में संप्रभुता नहीं है इसका मतलब है कि समाज कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जब समाज कानून का निर्माण नहीं कर सकती है तो वह अपनी सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से बनाए रख सकता है? कैसे वह अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगा? तो यहाँ पर यह कहना सही होगा कि समाज को संप्रभुता नहीं है
अर्थात समाज को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यानी वह कानून नहीं बना सकता है। लेकिन समाज जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में कुछ रीति रिवाज बनाए हुए होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, जिसके जरिए समाज जो है अपने व्यक्ति को, अपने समाज को चलाने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं कि ए और बी ये दो कोई व्यक्ति है, तो यह क्या हो गया, व्यक्ति का समूह है, यह हो गया समाज। ए और बी कोई व्यक्ति है, यह समाज कहलाएगा। दोनों जब मिलेगा तो दो व्यक्ति के समूह को समाज कहते हैं, या उससे अधिक को समाज हो गया। अब यदि ए के जो विचार हैं और बी के जो विचार हैं वे यदि एक हैं, तो सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से अच्छी होगी, अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन यदि ए का विचार कुछ और है, बी की विचार कुछ और है, तो सामाजिक व्यवस्था क्या होंगे, गड़बड़ आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ए के विचार और बी के विचार को रेगुलेट किया जाता है, और रेगुलेट इस प्रकार से किया जाता है कि इनकी विचारों के समक्ष में कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे परंपराएं बनाए जाते हैं ताकि इनके विचार जो है वह प्रभावित हो एक दूसरे से, और ये दोनों एक दूसरे के सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करते हैं कि समाज में कहा जाता है कि पुत्र को पिता का आदर करना चाहिए, या फिर ये भी कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं वह भगवान की तरह होते हैं। तो इस तरीके की परंपराएं क्यों बनाए गए हैं कि पुत्र को पिता का आदर करना चाहिए, गुरु जो है, पिता जो है वह ईश्वर समान होते हैं, गुरु जो है वह ईश्वर समान होते हैं, पति जो है वह परमेश्वर के समान होते हैं। तो ऐसी परंपराएं इसलिए चलाए गए हैं ताकि एक पुत्र को यह उदाहरण दिया जा सके कि पिता एक ईश्वर है। किसी ने नहीं देखा कि पिता ईश्वर है या नहीं है, किसी ने यह भी नहीं देखा होगा कि गुरु जो है वह ब्रह्मा है, ईश्वर है या नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन इस तरीके की परंपराएं बनाए गए हैं कि गुरु जो है वह ब्रह्मा के समान होते हैं, यानी कि ईश्वर के समान होते हैं। अर्थात गुरु और शिष्य के बीच जो सामाजिक संबंध हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी सुचारू रूप से चलते रहें, और गुरु के प्रति शिष्यों का जो कर्तव्य है, जो स्नेह है, जो प्यार है, वह जो आदर है, जो सम्मान है, वह बना रहे। तो इस प्रकार से समाज को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था यानी कि रीति रिवाज, रीति परंपराओं का अनुपालन किया जाता है, न कि कानून का। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, ना कि समाज को। तो यहाँ से एक प्रश्न यह भी बनता है कि समाज में संप्रभुता नहीं होती है, अर्थात समाज कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, तो समाज अपने सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाती है। तो इस तरीके से हमने समाज को भी देखा। तो अब हमने राज्य और समाज के अंतर को जान लिया कि राज्य किसे कहेंगे, समाज किसे कहेंगे, राज्य में क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए और समाज में क्या आवश्यक शर्त होने चाहिए। अगर एक समझ लेते हैं कि ये हमारा जनसंख्या है, यह जनसंख्या मिल करके क्या बनती है, वह समाज का निर्माण करेगी। और जब इस समाज को राजनीतिक रूप से संगठित कर दिया जाता है तो वह राज्य कहलाता है। यानी कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज ही राज्य कहलाता है। यहाँ से भी एक डिफिनेशन आपको निकल गया कि जब समाज को राजनीतिक रूप से संगठित कर दिया जाता है तो वह राज्य कहलाता है। यानी कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज ही राज्य कहलाता है। अब बात है कि राज्य
राज्य की हम लोगों ने चर्चा किया था कि राज्य की क्या क्या आवश्यक शर्त हैं। राज्य के पास क्या होनी चाहिए, तो संप्रभुता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होने चाहिए, सरकारी तंत्र होना चाहिए। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत को हम इस प्रकार से लिखते हैं, या आपने लिखा हुआ देखा होगा कि भारत कई राज्यों का एक संघीय राज्य है। भारत कई राज्यों का एक संघीय राज्य है। तो क्या भारत जो विभिन्न राज्यों से मिल करके बना है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या यह वास्तविक में राज्य है? क्या ये वास्तविक में राज्य के दिए गए आवश्यक शर्तों का पालन करते हैं? तो उसे हम समझेंगे कि यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो हम जिस स्टेट की बात करते हैं कि बिहार स्टेट, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फलाना, ये सारे अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सारे स्टेट नहीं हैं। इसे राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, इसे राज्य में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। यह कहना गलत होगा कि बिहार एक राज्य है, यह कहना भी गलत है कि पश्चिम बंगाल एक राज्य है। तब इसके पीछे कारण क्या है? हम क्यों बोलते हैं कि बिहार राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य क्यों बोलते हैं? आइए इस चीज़ को भी हम समझते हैं। तो दोस्तों, यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है हम सभी जानते हैं कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ है। और ये छोटे प्रांतों को हम सामान्य अर्थ में राज्य भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये राज्य है या नहीं है इसे समझेंगे। यह हमारा क्या है? भारत। और ये सब जो है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? गुजरात एक राज्य है। ठीक है, अब हम समझेंगे। तो भारत की यदि हम बात करते हैं, भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत के पास अपनी संप्रभुता है कि जब वो कानून का निर्माण करता है तो कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी भारत के पास संप्रभुता है। दूसरी बात, भारत के पास जनसंख्या है, जनसंख्या भी है। तीसरी बात, भारत के पास एक भूभाग भी है, एक क्षेत्र भी है बड़ा सा, यानी कि भूभाग भी है। और भारत जो है अपने समस्त नागरिकों को संचालन करने के लिए, नागरिक व्यवस्था को बनाने रखने के लिए सरकार भी है। तो इस तरीके से भारत में सारी चीज़ मौजूद है, संप्रभुता भी है, जनसंख्या भी है, भूभाग भी है और सरकार भी है। तो हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक राज्य है। भारत क्या है? एक राज्य है। भारत एक राज्य है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत एक राज्य है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपको यह बताना होगा कि भारत एक राज्य है, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता होती है। क्यों संप्रभुता होती है उसको बताना है। भारत के पास जनसंख्या है, भारत के पास भूभाग है, भारत के पास सरकार है, इसलिए भारत राज्य के दिए गए सारे नियमों का पालन करता है, राज्य के दिए गए सारे आवश्यक तत्वों का अनुपालन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। कई बार हमने सुना है कि भारत एक देश भी है, कई बार देखा भी है और बोलते भी इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है। तो अब यहाँ पे राज्य है और कई बार हम लोग देश भी बोलते हैं। तो राज्य और देश में फ़र्क क्या है? तो छोटी सी झलक हम देश पे भी डालते हैं कि देश और राज्य क्या है। तो राज्य जिसे हम स्टेट बोलते हैं, दूसरा देश जिसे हम कंट्री बोलते हैं।
तो राज्य जो होता है वह क्या है, एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश जो है वह एक भौगोलिक अवधारणा है। यदि आपसे कोई राज्य और देश में अंतर पूछे तो आप सामान्य शब्द में कहें कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, यानी कि यह राज्य जो होता है वह एक राजनैतिक संगठन है। राज्य जो है एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि देश जो है वह एक भौगोलिक संगठन होता है। यानी कि राज्य में जो है समाज राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं, जबकि देश में समाज नहीं होता। देश एक भूभाग है, एक भूभाग के बड़े एरिया को जो भौगोलिक संरचना होता है किसी भी, उसको हम लोग देश कहते हैं। तो इस तरीके से राज्य और देश में हमने आप सामान्य अर्थ समझ सकते हैं, और ये सब चीज़ आपको जानना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि ये सब चीज़ काफ़ी कॉन्सेप्ट चीज़ है, और ये सब चीज़ आपको किताब में कहीं नहीं मिलेंगी। किताब में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो थोड़े तथ्य मिलेंगे, लेकिन ये सब कॉन्सेप्चुअल बात आपको नहीं मिलेंगे। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भारत एक राज्य है, इसकी चर्चा तो हमने कर लिया। दूसरी चर्चा कर रहे थे कि भारत कई राज्यों का एक समूह है, तो क्या ये राज्यों का जो समूह है ये राज्य वास्तविक रूप से राज्य हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा गुजरात है और भारत तो एक राज्य है, इसकी भी चर्चा मैंने कर लिया। तो गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात के सबसे पास क्या है, तो भारत का एक छोटा सा भूभाग है जिसमें कि गुजरात है। तो गुजरात के पास एक भूभाग है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब भूभाग है तो वहाँ पे जनसंख्या भी होगी। दूसरी बात, गुजरात के पास एक जनसंख्या भी है। तीसरी बात कि गुजरात के पास प्रत्येक, गुजरात हो या कोई भी राज्य हो, इसकी अपनी जनसंख्या को चलाने के लिए कुछ राजनीतिक व्यवस्था भी होते हैं, यानी कि कुछ सरकार भी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम भारत में दो तरह की सरकार है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर सरकार को चलाने के लिए राज्य सरकार भी होते हैं। तो गुजरात के पास सभी चीज़ हैं, भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, राजनीतिक व्यवस्था भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या गुजरात के पास संप्रभु है? क्या गुजरात को यह अधिकार है कि वह कानून बना सके? इस पे प्रश्न उठता है। तो यहाँ से आप सोचिए, यदि गुजरात की संप्रभुता की बात होती है तो गुजरात को संप्रभु प्राप्त नहीं है। सामान्य अर्थ में आपको देखने में लगेगा कि गुजरात को संप्रभु है, लेकिन विश्लेषण करने से आपको पता चलेगा कि गुजरात में संप्रभु नहीं है। यानी कि भारत के जो राज्य हैं जितने सारे, गुजरात हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, जो भी हो, मध्य प्रदेश हो, इनकी खुद की संप्रभुता नहीं है। और जब संप्रभुता नहीं है तो उसे राज्य कहना गलत होगा, क्योंकि राज्य के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि उनमें संप्रभु होनी चाहिए। अब क्यों संप्रभु नहीं है गुजरात के पास? तो हम सभी जानते हैं कि राज्य जो है, राज्य को यह अधिकार नहीं है कि अपने बनाए गए कानून को संघ के ऊपर थोपे। राज्य अपने बनाए गए कानून को संघ में थोप नहीं सकता है, लेकिन संघ जो है वह बनाए गए कानून को राज्य में थोप सकता है, और राज्य को उसे मानना पड़ेगा, मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है तो संघ उस कानून को निरस्त करने का पावर होता है। तो यानी कि यहाँ पे यह देख रहे कि राज्य को अधिकार कहाँ है, राज्य को संप्रभुता कहाँ है। यदि राज्य कोई कानून बनाए तो सरकार को, यहाँ पे संघ को यह अधिकार है कि उसके कानून को निरस्त कर दे। ठीक है, राज्य कोई ऐसी सामाजिक गतिविधि बनाते हैं तो सरकार उसे क्या करता है, निरस्त कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य के पास जो कानून बनाने का अधिकार है वह सिर्फ राज्य सूची और समवर्ती सूची में ही है। यानी एक राज्य जो है वह केवल या तो राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है,
या फिर समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य संघ सूची से सम्मिलित विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। यानी कि संघ सूची पर सम्मिलित विषयों पर कानून सिर्फ और सिर्फ भारत बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ संघ बना सकता है। यानी कि राज्य के पास संप्रभु नहीं है और राज्यों का संचालन जो है वह भारत की ओर से किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे राज्य हैं जिसे हम कहते हैं वह सामान्य दृष्टि से राज्य नहीं है। तो आखिर हम इसे राज्य कहते फिर क्यों हैं? ये भी तो प्रश्न है कि आखिर हम इसे राज्य क्यों कहते हैं। कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, कितने राज्य हैं, कितने स्टेट है, क्यों राज्य कहते हैं? तो अब इसकी चर्चा हम करते हैं, इसे राज्य क्यों कहते हैं। बहुत दिलचस्प बातें आज की जा रही है और आप लोग को आई होप अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा आज का क्लास लंबा हो सकता है क्योंकि मैं बहुत डिटेल से चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन आप यदि इसे बढ़िया से समझते हैं तो आपके लिए भविष्य में कहीं भी आपके लिए यह काम दे सकता है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए राज्य की अवधारणा क्या है, समाज की अवधारणा क्या है, देश की अवधारणा क्या है, ये सब चीज़ों को अच्छे जानना चाहिए। ये प्रश्न यहाँ से नहीं पूछेंगे, लेकिन इस टॉपिक, इस शब्द से आप कई प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं और कई प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं अगर आपको यह अर्थ पता हो तो अब हम इस राज्य को राज्य कहते क्यों हैं? भारत की जो इकाई है, जो छोटे छोटे इकाइयों में भारत बटा हुआ है जिसे हम राज्य कहते हैं, वो सामान्य रूप से राज्य नहीं है, फिर भी हम उसे राज्य क्यों कहते हैं? तो इस पे अब हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में कई सारे विद्वानों, कई सारे संविधान निर्माताओं, कई सारे विचारकों के बीच यह मतभेद हुआ कि भारत की जो छोटी छोटी इकाई है क्या उसे राज्य की संज्ञा दी जाए, क्या उसे राज्य कहा जा सकता है। कई विद्वानों ने कहा कि नहीं, भारत का जो संविधान है वह संघ की तरफ अधिक झुकाव है, तो ऐसे में राज्यों की जो संप्रभुता है वह समाप्त है, राज्यों की संप्रभुता नहीं है, इसलिए जो है जो इकाई जो है यह राज्य कैसे हैं? जब राज्य को संप्रभुता दी जाए तब तो वो राज्य हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? निष्कर्षतः यह किया गया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य में आने वाली चुनौतियां या भविष्य में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति द्वारा यह प्रश्न ना उठा दिया जाए कि बिहार एक राज्य नहीं है क्योंकि बिहार की संप्रभुता नहीं है। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत चालाकी की है और अपने संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे डाली। राज्य की परिभाषा दी है। अनुच्छेद 12 में हमें राज्य की परिभाषा मिलता है और अनुच्छेद 36 में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 को। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 12 में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि भारत के कौन कौन से इकाई राज्य कहलाएंगे और कौन कौन से इकाई राज्य नहीं कहलाएंगे। और यदि अनुच्छेद 12 की बात किया जाए तो केंद्र एवं संसद पहला, दूसरा राज्य एवं विधानमंडल, तीसरा भारत क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी और चौथा अन्य प्राधिकारी। ये सभी जो हैं वह राज्य कहलाएंगे। ये सभी राज्य कहलाएंगे। यानी अनुच्छेद 12 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र एवं संसद यह भी राज्य कहलाएंगे, राज्य एवं विधानमंडल यह भी राज्य कहलाएंगे, भारत क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी यह भी राज्य कहलाएंगे और अन्य जो प्राधिकारी है यह भी राज्य कहलाएंगे। अब डिबेट का विषय यह है यहाँ पे
कि केंद्र एवं संसद राज्य कहलाएंगे, यानी कि केंद्र के जितने मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के जितने व्यक्ति हैं, वे सभी अपने आप में एक राज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, जिस दिन यह मंत्रिमंडल संसद का कोई सदस्य बन गया, मंत्री पद की शपथ लिया, यह राज्य कहलाएगा। और जिस दिन यह मंत्री पद से इस्तीफा देगा, यह राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य के विधानमंडल यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी राज्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जो डीएम, एसपी, नगर पालिका, ये सभी राज्य अपने आप में राज्य हैं। इन सभी को राज्य बताया गया है हमारे अनुच्छेद 12 में। आप कभी अनुच्छेद 12 को डिटेल्स में पढ़ करके देखें तो ये सारे जो व्यक्ति हैं वे सारे राज्य हैं। काफ़ी सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। अब यहाँ पे प्राधिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्राधिकारी को भी परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 के अनुसार वे व्यक्ति प्राधिकारी होंगे जिसे कि कानून, आदेश एवं अधिसूचना जारी करने का अधिकार एवं क्रियान्वयन करने का अधिकार प्राप्त होगा, वह प्राधिकारी कहलाएंगे। और वे प्राधिकारी अपने आप में एक राज्य कहलाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि भारत डीएम की गाड़ी के आगे भारत सरकार लिखा हुआ था। क्यों भारत सरकार लिखा होता है? क्योंकि वह एक राज्य है। एक डीएम राज्य है, एक एसपी एक राज्य है अनुच्छेद 12 के अनुसार। तो हम अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वैसे आते हैं जिसका कि गठन संवैधानिक संरचनाओं के अनुसार किया जाता है, वह अन्य प्राधिकारी कहलाते हैं।